फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और हमने फर्स्ट यूनिट हमने कवर कर ली है, एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। आप प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमने बात की थी हाइपोथेसिस के बारे में, और हमने प्रीवियस क्लास में भी हाइपोथेसिस के बारे में समझा था, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, और इसके टाइप्स को भी हमने देखा था। और क्योंकि इसका वर्गीकरण बहुत ही ब्रॉड है और अलग अलग चरों के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है और इसके अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। हमारी लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी टाइप ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में, और जो टाइप्स हाइपोथेसिस के रह गए थे उन टाइप्स को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले ब्रीफ कर लेते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में, और यहाँ पे हमने समझा था कि चरों को, हाइपोथेसिस को बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में डिफाइन किया गया है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि चरों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसके आधार पर हमने देखा था कि दो टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं, साधारण प्राकल्पना एंड जटिल प्राकल्पना, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। हमने इसको प्रॉपर समझ लिया था कि व्हाट इज सिंपल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। हमने देखा था कि जहाँ पे सिर्फ दो चरों के मध्य ही संबंध बताना होता है, या फिर जिस भी रिसर्च प्रॉब्लम में सिर्फ दो वेरिएबल्स भी होते हैं वो सिंपल हाइपोथेसिस होते हैं, और जहाँ पे दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं उसको जटिल हाइपोथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था चरों में विशेष संबंध के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि टू टाइप्स के हाइपोथेसिस बतलाए गए हैं, सार्वत्रिक प्राकल्पना यूनिवर्सल हाइपोथेसिस एंड अस्तित्वात्मक प्राकल्पना एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। हमने इसको भी प्रॉपर हमने समझा था कि जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे टेंशन का हमारे हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह की जो भी प्राकल्पनाएं बनती हैं जो कि हर हाल में सही होती हैं और हर व्यक्ति पर अप्लाई होता है, उसको यूनिवर्सल हाइपोथेसिस कहा जाता है। और एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस के बारे में भी हमने देखा था कि ये सभी व्यक्तियों पर फिट नहीं बैठता है, बट कुछ व्यक्तियों पर, बहुत ही कम पॉपुलेशन पर ये चीज़ें फिट बैठती हैं। और साथ ही हमने ये भी समझा था कि एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कम ही लोगों पर, 100 में 0.1% लोगों पर ही अप्लाई हो सकता है। इसी तरह से आगे हमने देखा था विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस। इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि 5 टाइप्स बतलाए गए हैं, 5 प्रकार दिए गए हैं हाइपोथेसिस के। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ हमने देखा था कि जो फर्स्ट टाइप है वो है कर्णत्व प्राकल्पना, कॉजल हाइपोथेसिस। सेकंड इज वर्णनात्मक प्राकल्पना, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। एंड थर्ड वन इज शोध प्राकल्पना, या फिर इसको हम कार्यरूप प्राकल्पना भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम रिसर्च हाइपोथेसिस और वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हमने देखा था नल हाइपोथेसिस के बारे में, नल हाइपोथेसिस एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, सांख्यिकीय प्राकल्पना। इसमें हमने कॉजल हाइपोथेसिस की बात हमने कर ली थी, और साथ ही हमने डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस की भी हमने बात कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में। व्हाट इज रिसर्च हाइपोथेसिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली एग्जाम में आपके रिसर्च, अगर हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आते हैं तो जनरली आपके रिसर्च हाइपोथेसिस से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। और आगे आप देखेंगे भी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस आपको भी मिलेंगे भी। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको कि वर्किंग हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको वैकल्पिक प्राकल्पना भी कहा जाता है। आपको बिल्कुल ये जो जितने भी ये नेम्स हैं
उसको आपको ध्यान में रखना है कि रिसर्च हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये तीनों एक ही हैं। और इसको हम समझते हैं व्हाट इज वर्किंग हाइपोथेसिस। इससे तात्पर्य वैसी प्राकल्पना से होता है जो किसी घटना या तथ्य के लिए बनाए गए विशिष्ट सिद्धांत से निकाली गई अनुमिति पर आधारित होता है। मीन्स ये रिसर्च हाइपोथेसिस जो होता है वो जो हमारा सिद्धांत होता है या फिर हमारी जो थ्योरी होती है, हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस पर ही ये आधारित होती है, उस पर ही ये बेस्ड हो सकती है। जैसे कोलर के द्वारा एक प्रयोग किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया और जिसमें कि उन्होंने देखा, सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो सूझ का उपयोग कर रहा है, वो इनसाइट का उपयोग कर रहा है और इस तरह से उन्होंने इनसाइट थ्योरी दी थी। सो यहाँ पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया होगा कि यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति बार बार ट्राई करता है, ट्रायल एरर के बाद भी वो इनसाइट के द्वारा बहुत ही जल्दी सीख पाता है या फिर वो इनसाइट के थ्रू वो प्रॉब्लम को प्रॉपर बेटर सॉल्व कर पाता है। सो इस तरह की जो हाइपोथेसिस होती है उसे रिसर्च हाइपोथेसिस कहा जाता है और जनरली ये एक्सेप्ट किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रिसर्च हाइपोथेसिस ये एक्सेप्ट होता है। साथ ही साथ में इसके बारे में आपको और भी चीज़ें जाननी है, जैसे इसको H1 से डिनोट किया जाता है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसर्च हाइपोथेसिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्स्ट पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आप इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि फर्स्ट पेपर में पहले क्या होता था, ये पहले रिसर्च वाला जो टॉपिक होता है, रिसर्च वाला जो यूनिट होता है, सो फर्स्ट पेपर में वहाँ से बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस ही आते थे। बट अभी क्या है कि अब इधर पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम देख लें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में भी ये जो रिसर्च का टॉपिक है या रिसर्च का जो यूनिट है वहाँ से भी अब डीपली क्वेश्चंस आने लगे हैं। सो आप या फर्स्ट पेपर के लिए भी आप इसको प्रॉपर पढ़ें और सेकेंड पेपर में तो ये है ही है। सो आपको ध्यान में रखना है कि रिसर्च हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट किया जाता है और साथ ही इसको दो भाग में भी बांटा जा सकता है, दिशात्मक प्राकल्पना डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड अदिशात्मक प्राकल्पना नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। आप लोगों में से जिन्होंने भी प्रीवियस पेपर को सॉल्व किया होगा उन्होंने देखा होगा कि ये दिशात्मक प्राकल्पना से ऑलमोस्ट हमेशा ही क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार पैसेज वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं या फिर इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस भी इससे बन जाते हैं। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दिशात्मक प्राकल्पना क्या है। सो हम देखते हैं कि जिस प्राकल्पना में चरों के बीच एक स्पष्ट अंतर का ज्ञान होता है वह दिशात्मक प्राकल्पना कही जाती है। जैसे कई बार अगर ये कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं क्योंकि हमने नॉर्मली बस हाइपोथेसिस हमने पढ़ लिया, उसके बाद अगर एग्ज़ाम में अगर हमें कोई एग्जांपल आ गया कि ये कौन सा हाइपोथेसिस है, ये डायरेक्शनल है, नल हाइपोथेसिस है, रिसर्च हाइपोथेसिस है या डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि दिशात्मक प्राकल्पना तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बट हमें ध्यान में रखना है कि ये जो दिशात्मक प्राकल्पना है या अदिशात्मक प्राकल्पना है ये रिसर्च हाइपोथेसिस के अंडर में ही ये आता है। सो जहाँ पे चरों के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है, जैसे हम अगर कोई भी रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर दो ग्रुप हमने ले लिया हुआ है, आईक्यू का ग्रुप ले लिया है या फिर पर्सनालिटी का ग्रुप ले लिया है या फिर कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं, इस तरह का कोई भी हमने दो ग्रुप लिया है और वहाँ पे हमें एक दोनों ग्रुप में हमें एक प्रॉपर एक स्पष्ट अंतर, बिल्कुल क्लियर डिफरेंस हमें अगर दिख रहा है तो वहाँ पे हम दिशात्मक प्राकल्पना को हम अप्लाई करेंगे। जैसे एक एवरेज आईक्यू के बच्चों का एक ग्रुप होगा और एक बिलो एवरेज आईक्यू के बच्चों का ग्रुप होगा, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि जो एवरेज बच्चे हैं वो बिलो एवरेज बच्चों की तुलना में वो प्रॉपर इस लिस्ट को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन है, यहाँ पे एक हमें स्पष्ट अंतर दिख रहा है और इस हाइपोथेसिस को बनाने का एक लॉजिक भी है कि जो एवरेज आईक्यू वाले जो बच्चे हैं वो ऑफ कोर्स बिलो एवरेज आईक्यू वाले बच्चों से वो तेज ही होंगे।
सो इस तरह का जो भी हाइपोथेसिस होता है उसको हम दिशात्मक प्राकल्पना कहते हैं या फिर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहा जाता है। और अदिशात्मक प्राकल्पना क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। मीन्स जिस प्राकल्पना में, जिस हाइपोथेसिस में चरों के बीच में कोई भी स्पष्ट अंतर नहीं दिखता है और एक तरह का ही समान संबंध रहता है, उसे अदिशात्मक प्राकल्पना कहा जाता है। जैसे हमने कोई भी रिसर्च किया और ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों एक समान है। जैसे हमने एक ग्रुप हमने एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का ले लिया और दूसरा ग्रुप हमने इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का ले लिया और वहाँ पे हमने उनको कोई लिस्ट सीखने को दी, तो हमने वहाँ पे देखा कि यहाँ कोई दोनों ही पर्सनालिटीज़ की लर्निंग में कोई भी स्पष्ट अंतर या फिर क्लियर डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो है, वहाँ पे जो हाइपोथेसिस हमारी होगी वो हो सकती है नॉन डायरेक्शनल, कि दोनों ही ग्रुप समान हैं, दोनों ही ग्रुप एक समान टाइम में सीख सकते हैं। सो इस तरह के जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो अदिशात्मक प्राकल्पना के होंगे। आगे हम देखते हैं नल हाइपोथेसिस के बारे में, एंड नल हाइपोथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मैंने नल हाइपोथेसिस पर मैंने अलग से नोट्स अपने बनाए हुए हैं जिसको कि मैं आज की ही वीडियो में इंक्लूड करूँगी। सो नल हाइपोथेसिस, जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, नल का मतलब है नहीं। सो इसको हम देख लेते हैं। यह शोध रिसर्च के ठीक विपरीत होता है, ये हमेशा रिजेक्ट होता है। और नल प्राकल्पना या नल हाइपोथेसिस वह है जिसके द्वारा हमें चरों में या चरों के बीच कोई भी अंतर नहीं होने का उल्लेख होता है। डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन बढ़ती है। सो जिसमें हमें कोई भी अंतर नहीं होने का उल्लेख मिलता है, जैसे नॉन डायरेक्शनल में हमने देखा कि ये पॉजिटिव लाइन में है, हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव लाइन में है कि दोनों एक समान है। यहाँ पे क्या होगा, दोनों ग्रुप के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। इस तरह की जब चीज़ होगी या इस तरह का जब हाइपोथेसिस होगा तो उसको हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे और यह समान जनसंख्या पर ही बनता है और ये हमेशा ही रिजेक्ट होता है। मीन्स हमने अपना रिसर्च हाइपोथेसिस बनाया है, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो वहाँ पे नल हाइपोथेसिस अप्लाई होता है। आगे जब हम स्टैट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें और भी ज़्यादा, ये टर्म्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि नल हाइपोथेसिस को हमेशा H0 से डिनोट करते हैं। आगे हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के बारे में। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस? सांख्यिकीय प्राकल्पना। और सांख्यिकीय प्राकल्पना हम देखते हैं कि यह पॉपुलेशन, जीव संख्या को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं, समष्टि कहते हैं, पॉपुलेशन के बारे में वैसा एक स्टेटमेंट होता है जिसे प्रेक्षित आंकड़ों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। मीन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होता है या तो रिजेक्ट होता है। मीन्स ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों हो सकता है और अपने इसी क्वालिटी के चलते अगर ये एक्सेप्ट होता है तो ये रिसर्च हाइपोथेसिस में मिल जाता है और अगर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो ये नल हाइपोथेसिस में मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों ही होता है। अब आगे हम बात करते हैं एरर की, कि कई बार इसमें एरर भी आते हैं और जिसको कि नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस के बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस और एरर्स किस तरह से आते हैं। सो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हम देखते हैं कि नल, ये जो वर्ड है ये जर्मन भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग होता है शून्य, ज़ीरो, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। मीन्स जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑलमोस्ट रिजेक्ट होता है और हमेशा नहीं के स्टेटमेंट में होता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, इस तरह के स्टेटमेंट में हो सकता है, इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल कहा जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि यह टू टेल्ड टेस्ट भी होता है। हिंदी में इसको द्विपुच्छीय कहेंगे कि ये या तो गलत होता है या तो सही होता है। यहाँ पे गलत और सही से मतलब है या तो एक्सेप्ट होता है या तो रिजेक्ट होता है।
आगे हम देखते हैं कि यह दो चरों के बीच में शून्य अंतर को बतलाता है। मीन्स दोनों चरों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। मीन्स दोनों चर एक समान है, दोनों चर बिल्कुल एक जैसे ही हैं। मीन्स उनके बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है और इसका निर्माण करना बहुत ही ईजी होता है। आगे हम देखते हैं कि शून्य प्राकल्पना को स्वीकृत या अस्वीकृत करते समय दो तरह के एरर भी होते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर कहते हैं, टाइप 2 एरर को हम बीटा एरर कहते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 एरर के बारे में हम देख लेते हैं। टाइप 1 एरर, इसे अल्फा एरर भी कहा जाता है। एंड जब शून्य परिकल्पना के सही होने के बाद भी इसे अस्वीकृत कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसे ही टाइप 1 एरर कहा जाता है। मीन्स इसका मतलब है कि जब भी रिसर्च हाइपोथेसिस को बनाया जाता है, जब भी अपना हाइपोथेसिस तैयार किया जाता है, तो उस समय अगर हमने नल हाइपोथेसिस को बना लिया और रिसर्च कंप्लीट होने के बाद अगर ये सही होता है, मीन्स हमारा जो नल हाइपोथेसिस वो अगर सही होता है, लेकिन फिर भी अगर डेटा ऐसे आते हैं जिससे कि या फिर किसी भी कारणों से कहीं अगर कोई भी त्रुटि हो जाए या किसी भी ऐसे रीज़न से अगर इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस एरर को टाइप 1 एरर कहा जाता है और उसको अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं टाइप 2 एरर, और टाइप 2 एरर को हम बीटा एरर भी कहते हैं। और बीटा एरर को इस तरह से डिनोट किया जाता है, और ये जस्ट टाइप 1 एरर का अपोजिट है कि जब नल हाइपोथेसिस के अस्वीकृत होने के बाद भी इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसे टाइप 2 एरर कहते हैं। सो इसी के साथ हमारा ये हाइपोथेसिस, ये टॉपिक ये हमारा कंप्लीट होता है। और ये जितने भी टर्म्स हैं ये काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, सो आपको ये ध्यान में रखना है और आपको ये याद रखना है। सो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको ये हाइपोथेसिस का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरी मेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ भी मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक या फिर आप टेलीग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।